हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो क्लास 12 के वाणिज्य एवं लेखा शास्त्र से रिलेटेड रहेगा। स्टूडेंट, इसमें मैं आपको बता दूं कि आज जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए स्टूडेंट सभी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंपनी खाते, कर्मशः, अंतिम खाते या वार्षिक खाते से रिलेटेड रहेगा। तो आज हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे और साथ ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसके साथ में करके दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर में से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पूरी कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको अच्छे से ये समझ में आने वाली है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर सबसे पहले कंपनी खाते के बारे में हम क्या जानते हैं। तो कंपनी के अंतिम खातों को प्रकाशित खाते या वार्षिक खाते भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? वार्षिक खाते भी कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है और उसके बाद व्यापारिक लाभानी खाता बनाया जाता है। अंत में लाभानी नियोजन खाता भी बनाया जाता है। तो ये था कंपनी खाते में। तो कंपनी के खाते में आगे और क्या क्या बनाया जाता है ये चीज देखिएगा। तो जिस प्रकार एकाकी व्यापारी एवं साझेदारी फर्म द्वारा अपना लाभ हानि खाता करने एवं व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए अंतिम खाते तथा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले व्यापारिक लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे, ठीक है। और इन तीनों को ही हम क्या बोल सकते हैं? अंतिम खाता भी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी को वर्ष के अंत में अंतिम खाता या वार्षिक खाते तैयार करना अनिवार्य है, ठीक है। तो जो तैयार करना अनिवार्य है वो किस लिए तैयार करना अनिवार्य है ये जानेगा। अंतिम खाते या वार्षिक खाते के अंतर्गत लाभ हानि विवरण पत्र, लाभ हानि समायोजन खाता तथा आर्थिक चिट्ठा या वित्तीय विवरण की सम्मिलित किया जाता है। तो स्टूडेंट इसी में ही आपको क्या क्या चीज जानने को मिलेगी? लाभानी विवरण पत्र, लाभानी समायोजन खाता और आर्थिक चिट्ठा। तो स्टूडेंट कंपनी के अंतिम खातों का निर्माण संबंधी नियम व्यवस्था कंपनी विधान में ही की गई है। तो आपने ये चीज जानी कि कंपनी खाते क्या होता है और अंतिम खाता या वार्षिक खाता आखिर क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। तो लाभ हानि विवरण के लिए, लाभ हानि समायोजन के लिए, आर्थिक चिट्ठे के लिए हमें अंतिम खाता या वार्षिक खाता ये चीजें बनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट मैं इसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और बताऊंगी, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट आपने ये चीज जानी, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अंतिम खाते किसे कहते हैं, वार्षिक खाते किसे कहते हैं, या फिर ये बताइए कि इसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, ठीक है, उनका विवरण कीजिए। इस तरीके का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप इस तरीके से एग्जाम में ये चीजें लिख करके आ सकते हो जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आप इससे नोट से रिलेटेड बना सकते हैं। साथ ही आगे देखिएगा, जो कंपनी खाता होता है 2013 की धारा 129 में कंपनी के संचालक कंपनी के साधारण सभा के सामने वर्ष के अंतिम दिन, यानी कि जो अंतिम दिन बनाए गए चिट्ठे व लाभ हानि खाते को प्रस्तुत करते हैं। यदि कंपनी लाभ के लिए व्यापार नहीं करती है तो लाभ हानि खाते के स्थान पर आय व्यय खाता प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कंपनी के संचालकों एवं अंकेक्षक की रिपोर्ट भी संलग्न होनी चाहिए तथा प्रत्येक चिट्ठा वित्तीय वर्ष की आर्थिक स्थिति का सच्चा एवं उचित चित्र बनाया जाता है उसको प्रस्तुत करने के लिए होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपने लाभ हानि खाता जब आप बनाएंगे उसमें व्यापारिक खाता या फिर लाभ हानि समायोजन खाता ये चीजें बनाकर के दिखाई जाती है। इसी के साथ में आप देखिएगा जो प्रत्येक कंपनी होती है वो कैसी होती है, निजी कंपनी के अलावा यानी कि वार्षिक साधारण सभा 21 दिन पूर्व अपने लाभ हानि खाते के आर्थिक चिट्ठे के एक प्रति अकेंशन की रिपोर्ट के साथ ही संचालकों की विभाज्य लाभ के वितरण में संबंधी सिफारिश सहित प्रत्येक अंशधारी को अनिवार्य रूप में भेजनी होती है। तो कितने दिन के लिए भेजनी होती है स्टूडेंट? 21 दिन के लिए। और ये पूर्व लाभ हानि खाता बनाने से पहले भेजनी होती है। उसके बाद आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है जिसमें वो अनिवार्य रूप से भेजी जाती है। तो संयुक्त स्कंद कंपनियों के रजिस्ट्रार को लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा 3 प्रतियां यानी कि कंपनी के सचिव एवं प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर कराकर भेजनी होती है। तो स्टूडेंट आपने इतना समझा।
उसके बाद स्टूडेंट जो अंतिम खाते होते हैं या वार्षिक खाते के अंतर्गत बनाए जाने वाले खाते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, तो किस प्रकार किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं ये खाते, तो ये भी जानिएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन करके आ जाता है। अंतिम खाते या वार्षिक खातों के अंतर्गत सामान्यतः व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि समायोजन खाता या फिर आर्थिक चिट्ठा भी बनाया जाता है। आप या फिर नहीं, इसके बाद में आर्थिक चिट्ठा भी बनाया जाता है। फिर उसी के बाद आपने क्या देखा कि लेकिन जो पृथक व्यापार खाता बनाना कानूनी तौर पर आवश्यक नहीं है, अतः व्यापार के प्राय सभी कंपनी केवल लाभ हानि विवरण पत्र ही बनाती है। कंपनी का चिट्ठा एवं लाभ जो महत्वपूर्ण वित्तीय लेखा होता है, अतः इसे प्रकाशित खातों में एक प्रथम स्थान दिया जाता है। लाभ हानि खाता इसके बाद में दिखाया जाता है। कंपनी अधिनियम में चिट्ठे को विशेष महत्व दिए जाने के कारण तथा प्रकाशित खातों के प्रथम स्थान दिए जाने के कारण हम सर्वप्रथम आर्थिक चिट्ठे का ही अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में अंतिम खातों को वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। वित्तीय विवरण के अंतर्गत निम्नलिखित खाते भी सम्मिलित होते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें क्या चीज नहीं बनाई जाती है, तो इसमें व्यापार खाता नहीं बनाया जाता, क्योंकि कानूनी तौर पर यह बताया जाता है कि कंपनियों में केवल लाभ हानि खाता ही विवरण बनाया जाता है या फिर उसके बाद आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे। इसमें व्यापार खाते का कोई भी नाम नहीं होता। फिर उसके बाद में जो निम्नलिखित सम्मिलित है तो कौन कौन से है। फर्स्ट नंबर पे है आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण, आय विवरण या लाभ हानि विवरण पत्र। तो स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है जो आर्थिक चिट्ठा स्थिति विवरण है उसके बारे में बताइए, या फिर आय विवरण और लाभ हानि विवरण पत्र के बारे में भी बताइए। तो यहाँ पे जो टॉपिक है आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण, इसके बारे में जानिएगा कि आर्थिक चिट्ठा एक संतुलन यानी कि पत्र भी कहा जाता है, जिसका एक भाग में क्षमता या तथा दायित्वों में मूल्य एवं दूसरे भाग में संपत्ति के मूल्य को दर्शाया जाता है। दोनों भागों का मूल्य बराबर होता है। चिट्ठा व्यवसाय में एक निश्चित समय बिंदु पर क्षमता एवं दायित्वों का संपत्तियों संबंधी सूचनाओं को दर्शाता है। अन्य शब्दों में चिट्ठा किसी निश्चित तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को भी दर्शाता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि यहाँ पर जो एक भाग होता है वो क्षमता पर या फिर दायित्व पर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में उसने कहा कि वो संपत्तियों को भी दर्शाएगा, जिसमें दोनों भागों को बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। ठीक है, तो एक साइड दायित्व होगा उसके ऊपर, फिर उसके बाद में संपत्तियां होंगी। दोनों के ही आंसर जो आएंगे, जो दोनों का ही जो लाभ हानि या फिर आर्थिक चिट्ठा जो दिखाया जाएगा, दोनों का ही आंसर वो दोनों का ही समान होगा, यानी कि दोनों का ही बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने जाना। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर ये दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, वो फॉर्मेट है कंपनी का खाता, यानी कि कंपनी खाता संशोधित अधिनियम 6 के अनुसार आर्थिक चिट्ठे का लंबवत रूप। तो लंबवत रूप में पार्टिकुलर होता है, शेड्यूल होता है, फिगर्स होते हैं। ठीक है, जो एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड बताते हैं, फिर फिगर्स एंड एंड ऑफ प्रीवियस बताते हैं, जिसमें पिछली रिपोर्टिंग होती है और वर्तमान रिपोर्टिंग होती है। तो मोस्टली क्वेश्चन में वर्तमान रिपोर्टिंग के बारे में पूछेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता या दायित्व, यहाँ पे सबसे पहले आया जाता है। ठीक है, जो आपका दायित्व होता है, दायित्व जैसे कि आपका लोन, ठीक है, पूंजी, तो ये सारे दायित्व आपके होते हैं, लेनदार। फिर उसके बाद में शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, अंशधारी कोष यानी कि शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, रिजर्व एंड आधिक्य, ये अंश अधिपत्र वारंटों के प्रति धन, प्राप्त धन, जिसमें मनी रिसीव अंगेज शेयर वारंट्स बोला जाता है। इसमें स्टूडेंट अब सेकंड नंबर पे यानी कि जो सेकंड पॉइंट होता है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी होता है, जिसे अंश आवेदन राशि जब तक आवंटन न हो, ये राशि भी इसमें आ सकती है। और ये मोस्टली राशि जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम दोनों में से कहीं से भी पूछ सकती है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो प्रेजेंट पूछा जाता है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो चुका है। इसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, नन करंट लायबिलिटीज। जो नन करंट लायबिलिटीज होता है स्टूडेंट, वो गैर चालू दायित्व होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट नंबर पे दीर्घकालिक उधार यानी कि लॉन्ग टर्म ब्रोविंग। फिर उसके बाद डिफर्ड टेन लायबिलिटीज नेट, जो हमारा आस्थगित कर दायित्व होता है जिसमें शुद्ध होता है। अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज भी होती है, अन्य दायित्व यानी कि दीर्घकालीन दायित्व भी होता है। लॉन्ग टर्म्स प्रीवियस यानी कि दीर्घकालीन प्रावधान भी होता है। उसके बाद में स्टूडेंट आता है हमारा फोर्थ नंबर पे करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज यानी कि हमारा चालू दायित्व होता है, जिसमें हम आपको शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग यानी कि इन सब चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि ये हमारे क्वेश्चन करते वक्त किस तरीके से आएंगे। ट्रेड पेबल भी होता है, अदर करंट लायबिलिटीज होता है, शॉर्ट टर्म प्रीवियस भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड पेबल्स को व्यापार व्यय, अदर करंट लायबिलिटीज को अन्य चालू दायित्व और शॉर्ट टर्म
प्रोविजंस को अल्पकालिक प्रावधान भी बोलते हैं। उसके नंबर पे यहाँ पे जो इससे पहले हमारा यहाँ पे जो टोटल दे रखा है, टोटल से ऊपर जितनी भी मैंने आपको अमाउंट बताई है सब लायबिलिटीज की बताई है। उसके बाद हमारा एसेट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारी जो परिसंपत्तियां हैं वो स्टार्ट हो जाती है। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स में हमारे चालू दायित्व यानी कि गैर चालू संपत्तियां होती हैं, जैसे कि फिक्स एसेट्स स्थायी परिसंपत्तियां, टेंजिबल्स एसेट्स मूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियां जिसे हम छू नहीं सकते हैं और यहाँ पर छू सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है कैपिटल वर्क इन द, यानी कि देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे गुडविल होता है। और यहाँ पर हमारा ये मशीन, ठीक है, फर्नीचर, ये सारी हमारी टेंजिबल्स होती हैं, मूर्त होती हैं। फिर उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर होता है। इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिसमें डेवलपमेंट किस तरीके से विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां भी यहाँ पर दिखाई जाती हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है जो गैर चालू निवेश होते हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, यानी कि आस्थगित कर परिसंपत्तियां शुद्ध भी होती है। लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांस, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम भी होता है। अदर नॉन करंट एसेट्स भी होता है जो अन्य गैर चालू संपत्तियां भी हैं। इसमें हमारा सेकंड नंबर पे करंट एसेट्स भी होता है जो चालू संपत्तियां होती हैं। तो स्टूडेंट जो चालू संपत्तियां होती हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज आने वाली है। करंट इन्वेस्टमेंट, चालू निवेश और इन्वेस्टर्स सूचियां, ट्रेड रिसीवर्स। फिर उसके बाद में व्यापार व्यय यानी कि प्राप्य, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नगद एंड नगद समतुल्य, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांस, अल्पकालीन ऋण एंड अग्रिम, यानी कि फिफ्थ नंबर पे हमारा। उसके बाद में एफ जो हमारा पॉइंट दे रखा है अदर करंट एसेट्स, यानी कि टोटल में हमारा जितना भी यहाँ पर दे रखा होगा हम उसे टोटल करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हम कंपनी का जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसमें दायित्व और एसेट्स का जो आंसर आने वाला है वो दोनों साइड ही इक्वल आनेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला भी आंसर इक्वल रहेगा और नीचे वाला भी आंसर इक्वल रहेगा। आपने यहाँ पर अभी जो फॉर्मेट देखा है वो आपको फॉर्मेट लर्न करना होगा, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आपको बताएंगे वो इसी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जब हम ये क्वेश्चन बताएंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो हमारे ये सारी चीज़ें दे रखी फॉर्मेट में ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं रहा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि कंपनी का फॉर्मेट बताइए, आपको कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताना होगा, तो इस तरीके से आप वहां पर लिख करके आ सकते हैं। और ये आसान तरीका लर्न करने का, आप पहले थोड़ा सा हल्का सा लर्न कीजिए, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके ये बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। इसी प्रिपरेशन के साथ में मैं आपको आगे बताऊंगी आय विवरण या लाभानी विवरण पत्र, ठीक है। जो आय विवरण और यह लाभानी विवरण पत्र होता है वो कैसे होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अंतर्गत अनुसूची 3 के भाग 2 में उन बातों का उल्लेख किया गया है जिनका लाभानी विवरण पत्र तैयार करते समय पालन करना होता है, परंतु यह धारा बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी या फिर बिजली कंपनी पर लागू नहीं होती, क्योंकि इन कंपनियों के लाभ खाते यानी कि संबंधित अधिनियमों के दिए गए फॉर्म के अनुसार होते हैं। इसको तैयार करते समय इस बात को विशेष ध्यान रखा जाता है कि कंपनी संबंधित वित्तीय वर्ष में लाभ हानि का सत्य एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो उचित चित्र प्रस्तुत किस तरीके से करेंगे, जब कंपनी धारा होगी तो कंपनी धारा के बारे में हम आपको बताएंगे। 2013 में 129 के अनुसूची 3 के अनुसार जो प्रत्येक कंपनी होती है स्टूडेंट को लाभ हानि विवरण पत्र संबंधित वित्तीय वर्ष के सत्य या फिर उचित चित्रण प्रस्तुत करेगा। यदि कंपनी का लाभ हानि विवरण यानी कि जो लाभ हानि विवरण पत्र होता है वो निम्नलिखित सूचनाएं देता है, तो यह माना जाएगा कि वह सत्य है या फिर कह सकते हैं कि उचित तथ्य पर चित्रण है। तो इस तरीके से किस तरीके यहाँ पर देखेंगे कि यह कि एक संबंधित वित्तीय वर्ष जो सही लाभ हानि को स्पष्ट करता है, कंपनी के कार्य से संबंधित यानी कि प्रत्येक महत्वपूर्ण आय व व्यय को दिखाए तथा कंपनी के बार न होने वाले सौदों पर विशिष्ट प्रकार के सौदों को संबंधित आय व्यय को भी उचित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उसी का सेकंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट को क्या दे रखा है कि इसमें जो सामग्री होनी चाहिए वो कौन सी सूची में होनी चाहिए, अनुसूची 3 में भाग में द्वितीय भाग में होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में यह है कि गत वर्ष की लाभ हानि से संबंधित राशियों से दिखाई जाने वाली होनी चाहिए, फिर ताकि जो तुलना की जाए वो कंपनी के कार्य संबंधी आय व्यय का सही ज्ञान प्राप्त किया जा सके। यह यदि कंपनी के गत वर्ष के लाभ हानि के प्रत्येक मद को दिखाने की कोई कठिनाई अनुभव हो तो वह प्रत्येक समूह का योग प्रदर्शित कर सकती है। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है, कंपनी के संचयों एवं कोषों का विवरण देते समय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का भी पालन किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं जो लाभ हानि एवं विवरण का प्रारूप है, यानी कि फॉर्मेट P&L का है आपका, स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड P&L। जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, वो नेम ऑफ द कंपनी सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको लिखना है कंपनी का लॉस, यानी कि जो स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि आप ये लिख करके उसके बाद में यहाँ पर इंडेक्स जैसे ये फॉर्मेट आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये कंपनी से रिलेटेड ही रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो पार्टिकुलर है नोट नंबर्स हैं, फिर फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड यहाँ पर देनी होती है, जो वर्तमान रिपोर्टिंग की अवधि राशि होती है, फिर उसके बाद में फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड होती है, जो पिछली रिपोर्टिंग अवधि की राशि भी यहाँ पर दी होती है। तो स्टूडेंट ज़्यादातर मोस्टली क्या दिखाया जाता है, यहाँ पर प्रेजेंट का दिखाया जाता है, पास्ट का बहुत कमी के साथ से पूछा जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेटिंग, यानी कि संचालक क्रियाओं से आगम। सेकंड पॉइंट है अदर इनकम, जो अदर इनकम होगी स्टूडेंट वो अन्य आय से होगी। टोटल रिवेन्यू फर्स्ट एंड सेकंड जो भी हमारा क्वेश्चन में दे रखा होगा वो कुल आगम में होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट अगर आपके क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दे रखी है, यानी कि एक्सपेंसेस क्या होता है स्टूडेंट, खर्चे होते हैं। अगर खर्चे भी दे रखे हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वे है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन, यानी कि उपभोग की गई सामग्री की लागत, जो जितनी भी लागत होगी वो सारी इस चीज में दिखाई जाएंगी। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि व्यापार स्टॉक का क्रिया होता है। चेंजेस इन द इन्वेस्टर्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल, अर्धनिर्मित और व्यापार स्टॉक, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, यानी माल के स्टॉक में परिवर्तन भी यहाँ पर दिया हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर काफी टॉपिक दे रखे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी होता है, फाइनल कॉस्ट भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पर सारे दे रखे होते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब हमारे ये सारे टॉपिक हमारे यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे तो हम उन टोटल एक्सपेंसेस को यहाँ पर दिखाएंगे आगे, ठीक है, और यहाँ पर टोटल कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है जिसमें प्रॉफिट, यानी कि बिफोर एक्सपेंडिशंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, यानी कि थर्ड और फोर्थ पॉइंट में हमारे यहाँ पर दे रखा है अपवादीकरण, असाधारण मदों से पूर्ण लाभ और कर। फिर एक्सपेंडिशनल आइटम जितने भी हमारे यहाँ पर दे रखे होंगे अपवादिक मदे होंगी, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी पर जितने भी आइटम्स होंगे एंड टैक्स होंगे वो फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट में दिखाए जाएंगे, असाधारण मदों से पूर्ण लाभ और कर। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितना भी हमारा आइटम्स होंगे वो असाधारण मद में दिखाए जाएंगे, जो कि हमारा 8 पॉइंट होगा। 9 पॉइंट में हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। 7th और 8th वाले पॉइंट में हमारे से रिलेटेड रहेगा। अब 7th पॉइंट हमारा ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैक्स के बारे में बात की गई है, तो टैक्स हमारा यहाँ पर आ गया 7th के बारे में, और 8 के बारे में पॉइंट किया गया है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जितने भी हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद में स्टूडेंट 10th पॉइंट है टैक्स एक्सपेंसिव। टैक्स एक्सपेंसेस लिखने से पहले मैं आपको बता दूं जितने भी यहाँ पर ये टॉपिक दे रखे हैं इन सबको टोटल करके यहाँ पर लिख करके दिखाना है। इन सबकी अमाउंट तो सामने आएगी, लेकिन इन सबका अमाउंट जो टोटल है वो आप यहाँ पर शो ऑफ करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो 10th वाला है टैक्स एक्सपेंसिव। टैक्स एक्सपेंसिव क्या होता है स्टूडेंट, करंट टैक्स यानी कि चालू कर, और डिफर्ड टैक्स होता है वो अस्थगित कर होता है, यानी कि इसमें हम इन दोनों को टोटल करेंगे फिर उसे हम दिखाएंगे, यानी कि इनकी अमाउंट सामने लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो 11th पॉइंट होगा स्टूडेंट वो प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड कंटेनिंग ऑपरेशन, यानी कि 9th और 10th से रिलेटेड रहेगा, जिसमें सतत प्रवचनों से अवधि का लाभ हानि होगा। अब 9th में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट प्रॉफिट फॉर बिफोर टैक्स से रिलेटेड दे रखा है, और 10th वाला टैक्स एक्सपेंसिव से रिलेटेड दे रखा है, जिसमें करंट और डिफर्ड टैक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों से रिलेटेड हमारे यहाँ पर दे रखा होगा। फिर उसके बाद में 12th वाला दे रखा है प्रॉफिट लॉस फॉर द डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन, यानी कि रोक दिए गए प्रचालकों से लाभ हानि। फिर उसके बाद में यहाँ पर 13 पॉइंट दे रखा है टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिस्कनेक्टिंग ऑपरेशन, जितने भी हमारे यहाँ पर दे रखे हैं लोग दिए गए प्रचालनों से कर संबंधी व्यय। उसके बाद में हमारा 14 पॉइंट दे रखा है प्रॉफिट एंड फ्रॉम द डिस्कनेक्टिंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। ये हमारा किस में दे रखा है, 12th में और 13 में। स्टूडेंट आप 12th में दे सकते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अभी बात की गई है डिस्कनेक्टिंग, और उसके बाद में हमारा जो 3rd पॉइंट है वो ऑपरेशन से रिलेटेड आफ्टर टैक्स के बारे में बात की गई, वो हम दोनों यहाँ पर दोनों ही पॉइंट जोड़ दिए गए हैं। उसके बाद में 15 पॉइंट है प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, यानी कि ये 11th और किसके बारे में दिया गया है, 14 केस में। तो 11th और 14 में जितना भी हमारा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है वो अवधि और लाभ हानि खाते से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद में हमारा 16 पॉइंट आ जाता है अर्निंग पर इक्विटी शेयर। तो इक्विटी किसे बोलते हैं, क्षमता अंश को बोला जाता है, जिसमें अर्निंग यानी कि उपार्जन होता है। स्टूडेंट मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है। जो बेसिक आधारित होता है, डिलूटेड यानी कि तनुकृत होता है। स्टूडेंट इन सबको जोड़ करके आपका
आपका ये प्रॉफिट यानी कि जो स्टेटमेंट मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बताया है ये आपको याद करना होगा। इस तरीके से आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये याद रखिएगा, आप ये सारी मदें डाल देंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, मदें होती हैं, टैक्सेस होते हैं, टैक्स होते हैं, उन सबको आप क्या करेंगे, जितने भी अर्निंग होंगे वो आप P&L में डाल देंगे। P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप स्टेटमेंट इसका बनाने वाले हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आपने इस वीडियो को अच्छे से और कंटिन्यू देखा, समझा, और यही स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं वो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और यही फॉर्मेट अगर आप वहाँ पर लिख दें तो आपके 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीटली होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।